Hello students, this is Arpit Gupta from Shiv Jyoti Educational Group Kota. I hope you all are well at your places. Now students, it is peak time for you all because your board exams are all along and coming near to you. So we are today revising chapter number 9 of business studies and the name of the chapter is financial management. Okay students, so in this chapter we have already seen the video of this particular chapter, so this will be the brief revision for this. The first thing is the meaning of the financial decisions. देखिए बेटा, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइनेंस किस तरीके से अरेंज किया जाएगा, राइट? देखिए, जब फाइनेंस की बात होती है तो फाइनेंस अरेंज करने का बेसिकली दो तरीके होते हैं, वेदर इट इज इक्विटी और डेट. मीन्स जो बिजनेसमैन है या तो खुद अपनी पर्सनल पॉकेट से फंड्स बिजनेस में लगा सकता है या फिर वो लोन ले सकता है. अब देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि फर्स्ट इनिशियली हमें खुद की कैपिटल ही लगानी पड़ती है, बिकॉज क्योंकि अगर कोई भी पर्सन हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने आ रहा है तो पहले वो ये देखेगा कि भाई इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेगा तभी करेगा जब ओनर ने कैपिटल लगा रखी होगी. वो जो भी इन्वेस्टर है वो ये बोलेगा कि भाई मैं कैपिटल लगा रहा हूँ, उससे पहले आप तो इन्वेस्ट कीजिए बिजनेस में, आपका कैपिटल इन्वॉल्व होगी तभी हमें ट्रस्ट होगा कि अगर लॉस होता है तो दोनों को होगा, राइट? तो यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि हमें कैपिटल किस तरीके से लगानी है, क्या हमें पूरा इक्विटी के ऊपर बेस्ड रहना है, इक्विटी या डेट का कॉम्बिनेशन रखना है या पूरा डेट के ऊपर. बिकॉज डेट पूरा पॉसिबल नहीं होता तो हमारे पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, इक्विटी या फिर इक्विटी एंड डेट, राइट? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. बेसिकली जब फंड्स हम कलेक्ट कर रहे हैं या फिर हम इन्वेस्टमेंट कॉल कर रहे हैं पब्लिक से तो हमें एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, हमारे पास एक वायबल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए बिजनेस का कि कैपिटल जब आएगी बिजनेस में कहाँ पे लगाई जाएगी जिससे हमें मिनिमम रिटर्न मिल सके, राइट? क्योंकि देखिए, कोई भी पर्सन अगर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या है, कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए. वो ये मेरे से बोलेगा कि यार अगर मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो एटलीस्ट मेरे को कुछ मिनिमम रिटर्न तो मिलना चाहिए, ठीक है? और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए. तो इसे दूसरा नाम क्या बोला जाता है इसका, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, राइट? तो यहाँ पे बिजनेस फर्म को ये देखना है कि भाई जो भी कैपिटल हम अरेंज कर रहे हैं उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए ताकि हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल सके और जो कैपिटल लगाई है उसमें किसी भी तरीके का कोई लॉस ना हो, राइट? Now students, we will discuss some of the factors of the capital budgeting decisions. Now the question arises is, sir, we are discussing about investment decisions. Why we are writing here the capital budgeting? Because investment decision is also known as capital budgeting decisions. अब पेपर में आपसे क्वेश्चन आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इट इज वन एंड द सेम थिंग. अगर आपसे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के बारे में पूछ रहे हैं तो भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में ही लिखने वाले. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. अब जो हमारा कैपिटल का हम बजट प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर है आपका कॉस्ट. देखिए, सबसे पहली जो चीज होती है वो हमारी आती है कॉस्ट. अब देखिए क्या होता है कि जब कैश फ्लो की बात की जाती है कि भाई कितना कैश मेरे पास आ रहा है, ठीक है, उस कैश को अरेंज करने के लिए मेरे पास कितना मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और कितना मेरा आउटफ्लो हो रहा है, राइट? तीन चीजों के बारे में हम सोचेंगे कि भाई जब हम किसी से कैपिटल अरेंज कर रहे हैं तो उसको हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट? और जब मैं किसी को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो उससे ज्यादा मेरे को रिटर्न मिलना चाहिए तभी वो कैपिटल अरेंज करने का कोई फायदा है. तो पहली चीज मेरे को यहाँ पे देखनी है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट कि भाई जहां पे इन्वेस्टमेंट किया गया है जितनी कॉस्ट लगाई है उससे ज्यादा मेरे को रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. अगर रिटर्न उतना नहीं मिलेगा तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से कोई भी फायदा नहीं होगा. नेक्स्ट थिंग इज द रेट ऑफ रिटर्न. अब देखिए, इसको बहुत सिंपली हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक ने मेरे से चार्ज किया फॉर से 14%. मैंने पर्सनल लोन लिया, बैंक ने मेरे से 14% ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज किया. जो कैपिटल मैंने बैंक से अरेंज की है उसको मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है. अब मेरे को ये देखना है कि भाई जो मेरे को रिटर्न इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है वो 14% से ज्यादा होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को 14% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा होगा तभी तो मेरे को प्रॉफिट होगा या फिर तभी मेरा इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा होने वाला है, राइट? थर्ड थिंग इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. इसका मतलब आप कैपिटल को किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो मार्केट के अंदर, क्या क्राइटेरिया आपका इन्वेस्टमेंट का, क्या आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो,
क्या आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो, किस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, वो क्राइटेरिया भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब देखिए यहां तो मेरा इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया, अब फाइनेंस, जब फाइनेंस की बात आती है तो वही दो सिचुएशन हमारे सामने आती है, या तो वो डेट होगा या फिर इक्विटी होगा, ठीक है। अगर मेरे को लोन बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है तो बेटर है मेरे को इक्विटी से अपना काम चलाना चाहिए, लेकिन अगर लोन मेरे को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है तो बेटर है मैं अपनी कैपिटल को बचा के रखूं, कंजर्व करके या प्रिजर्व करके रखूं और लोन कैपिटल से अपना काम चलाऊं। क्योंकि देखिए मेरी कैपिटल जो मेरे पास रखी है वो मेरे को कब काम आने वाली है, अनसर्टेनिटी के टाइम। मींस हो सकता है बिजनेस में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके बारे में मेरे को आज कुछ एक्सपेक्टेशंस ही ना हो, मेरी मशीन ब्रेक डाउन हो जाए, राइट, मेरी कुछ एडिशनल मशीनरीज मेरे को लगानी पड़ जाए, तो ऐसी कोई अनसर्टेनिटीज, या फिर मेरी बिल्डिंग का मेंटेनेंस है वो मेरे को करवाना पड़ सकता है। तो ऐसी कोई अनसर्टेनिटीज जिनके बारे में मेरे को आज नहीं पता, उन अनसर्टेनिटीज के लिए मैं अपनी कैपिटल बचा के रख सकता हूं और अपने बिजनेस को किस तरीके से रन कर सकता हूं, लोन कैपिटल से। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगाई जा रही है बैंक के थ्रू, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मेरे को अपनी ही कैपिटल यूज करनी पड़ेगी। अब ये किस तरीके से होता है भाई, अगर बैंक चाहती है कि हम ज्यादा लोन ना डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देती है, लेकिन जब बैंक चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करें मार्केट में तो वो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती है, राइट। और ये सारे डिसीजन किसके थ्रू लिए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो फाइनेंसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करने वाले हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज योर सेम कॉस्ट, दैट मीन्स जो फंड मैं रेज कर रहा हूं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, मेरे को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को पे करना पड़ रहा है मनी लेंडर को, बैंकर्स को, वो मेरे को देखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग रिस्क, दैट मीन्स किसी भी प्रोजेक्ट में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा या कैपिटल जहां से अरेंज करूंगा उसमें रिस्क कितनी है, क्या वो बहुत ज्यादा रिस्की चीज है, मेरे को लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो मेरे को देखना पड़ेगा। थर्ड, फ्लोटेशन कॉस्ट। बेसिकली फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कैपिटल अरेंज करने के लिए जो मैंने कॉस्ट लगाई है, दैट मीन्स बैंक के पास जाऊंगा तो कुछ प्रोसेसिंग चार्ज मेरे को देना पड़ेगा, कमीशन एजेंट्स को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो वो चीज़ क्या होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। दैट मीन्स एक्चुअल कैपिटल अरेंज करने के लिए जो मैंने पैसा खर्च किया है, जो मनी मैंने स्पेंड की है, उसको बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो बेटर है आप अपने इक्विटी से बिजनेस को कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट थिंग होता है कैश फ्लो ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स देखिए अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, मेरे को कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटर है मैं लोन अरेंज कर लूं, क्योंकि उस सिचुएशन में मेरे को इंटरेस्ट पे करना काफी इजी हो जाने वाला है, राइट। लेकिन अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिजनेस कट टू कट चल रहा है, दैट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट पे बिजनेस रन किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे को अपनी इक्विटी से काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज उस सिचुएशन में मैं इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर नहीं कर पाऊंगा, राइट। नेक्स्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब देखिए फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे चाहे बिजनेस के गुड सेल हो या ना हो वो कॉस्ट मेरे को आएगी ही आएगी, जैसे बिल्डिंग का रेंट, एम्प्लॉयज की सैलरी, ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो ये सारे ऐसे कॉस्ट हैं जो मेरे को पे करने ही पड़ेंगे चाहे प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर मेरे को पता है कि मेरा बिजनेस रन हो सकता है, मैं लोन कैपिटल से ही एक्सपेंसेस बियर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा बिजनेस नया है, मेरे को पता नहीं है बिजनेस रन होगा या नहीं होगा, तो ये सारे एक्सपेंसेस मेरे को इक्विटी से बेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन। देखिए क्या है, जब हम डेट लेते हैं, जब डेब्ट कैपिटल अरेंज की जाती है तो सारा पैसा मैं डेब्ट से क्यों ना ले लूं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मेरे को ये चीज रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने पूरा पैसा डेब्ट से ले लिया और फ्यूचर में जाकर प्रॉफिट होना बंद हो गया तो जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने मेरे को पैसा दिया है वो तो अपना पैसा वापस मांगेंगे। तो मेरे को क्या करना है, एक कॉम्बिनेशन सेट करना है इक्विटी और डेट का, कि भाई इतना पैसा तो मेरा इक्विटी का रहने वाला है और इतना ही मैं डेब्ट लूंगा, इससे ज्यादा डेब्ट बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करूंगा, राइट। ओके, द थर्ड वन इज योर डिविडेंड डिसीजंस। देखिए बेसिकली डिविडेंड की जब बात आती है तो दो चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है मेरी रिटेंशन रेशियो, दैट मीन्स रिटेन्ड अर्निंग्स, और सेकेंड वन इज डिविडेंड। देखिए डिविडेंड कंपनी कब पे करती है, जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी
प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है, क्योंकि हम और आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए वहां से, ठीक है। तो जो रिटर्न कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो क्या होता है, डिविडेंड। लेकिन यहां पे भी एक सिचुएशन आती है, देखिए क्या होगा कि अगर कंपनी को लगता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना कर हम इस पैसे को डबल कर सकते हैं या फिर हम इस पैसे को वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां ज्यादा रिटर्न हो सकता है, तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती और पैसे को रिटेन करके रख लेती है अपने पास, ठीक है, कि भाई ये पैसा हमारे पास आप रहने दीजिए। शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, उनसे बोला जाता है पैसा आप हमारे पास रहने दीजिए, हम इसको कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे और आपका जो पैसा है उसको हम ज्यादा करके या ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको रिटर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देते हैं तो क्या किया जाता है, कंपनी उस फंड्स को अपने पास रिटेन कर लेती है और उस टाइम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता, राइट। ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द डिविडेंड डिसीजंस? द फर्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ अर्निंग। ऑब्वियसली बात है कि देखिए क्या होता है कि अगर मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा है या फिर अर्निंग मेरे को कोई इशू नहीं है तो उस सिचुएशन में मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं, क्योंकि जब अर्निंग हो रही है तो मेरे को कैपिटल अरेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कैपिटल फ्लो मेरे पास पॉजिटिव रहने वाला है, कैपिटल हमेशा रहेगी मेरे पास। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको पता है कि भाई इतना प्रॉफिट तो मैं कमा ही लूंगा, ठीक है, आपको ये श्योरिटी है कि भाई अगर मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 150 रुपीज तो कमा ही लूंगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या कीजिए, डिविडेंड डिक्लेयर कर दीजिए हायर रेट से, राइट। थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड। क्या होता है कई बार कंपनी जब ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो उस सिचुएशन में हायर रेट से डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, लेकिन कभी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं और कंपनी को अपनी डिविडेंड की रेट कम करनी पड़ती है और इसी से क्या होता है, कंपनी की गुडविल पे भी इंपैक्ट पड़ता है। देखिए इससे बेटर है कि अगर आप प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, डिविडेंड की रेट को स्टेबलाइज रखिए, डिविडेंड की रेट को हमेशा कम रखिए, क्योंकि कभी सिचुएशन ऐसी हो गई कि आप प्रॉफिट नहीं कमा पाए या प्रॉफिट कम कमा रहे हो तो आपकी डिविडेंड की रेट आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मीन्स अगर बिजनेस को लगता है या बिजनेसमैन को लगता है कि भाई मैं कैपिटल बचाकर उसको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूं जहां ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो आप क्या कीजिए, शेयर होल्डर्स की मीटिंग कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि भाई हम आपका पैसा यहां इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर शेयर होल्डर्स आपको अप्रूवल दे देते हैं तो आप उस पैसे को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। दैट मीन्स कंपनी का कैश जो आ रहा है कंपनी के पास, वो उसकी साइकिल क्या है, वो कितने टाइम में आपके पास आ जाता है, क्या आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है या खराब है, पैसा आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो जल्दी से जल्दी, तो उस सिचुएशन पे भी आपका डिविडेंड डिपेंड कर सकता है, क्योंकि मेरा बहुत सारा मोस्ट ऑफ द कैपिटल कहाँ है, मार्केट में फंस चुका है। अगर मेरे पास कैपिटल ही नहीं होगी, प्रॉफिट ही नहीं आएगा, तो डिविडेंड डिक्लेयर तो मैं कर ही नहीं सकता, राइट। लेकिन अगर कैश आने में कोई भी दिक्कत नहीं है, डेटर्स मेरे को फटाफट से पेमेंट कर देते हैं, तो मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं, राइट। ओके, नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। दैट मीन शेयर होल्डर्स आपसे क्या चाहते हैं, क्या वो अपना डिविडेंड लेना चाहते हैं या फिर वो कंपनी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दैट मीन्स वो आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, आप हमारी कैपिटल रख लीजिए, हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल को रिटेन कर लेंगे। लेकिन शेयर होल्डर्स अगर आपसे बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमें तो डिविडेंड चाहिए ही, तो आपको उस सिचुएशन में डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। दैट मीन्स अगर कंपनी डिविडेंड पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, देखिए जब हमने इसका वीडियो देखा था तब मैंने आपको एक टैक्स बताया था जो डिविडेंड पे लगता है, बेसिकली उसे बोला जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT। अगर ये DDT की रेट ज्यादा है तो आप डिविडेंड मत डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट जो आपका शेयर होल्डर्स है उसको बहुत कम अमाउंट मिलने वाला है। लेकिन अगर DDT की रेट कम है तो आप डिविडेंड ऑब्वियसली डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन। दैट मीन्स अगर स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी की पोजीशन अच्छी है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, डिविडेंड डिक्लेयर कीजिए। स्टॉक मार्केट में आपकी ट्रेडिंग हो रही है, सेल एंड परचेज इजीली हो रही है, तो आप क्या कीजिए, डिविडेंड डिक्लेयर कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। दैट मीन्स आप कैपिटल मार्केट को कितना इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, कितना इजीली आपकी सिक्योरिटीज को रजिस्टर किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, लीगल कंस्ट्रेंट्स। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने या कंपनीज एक्ट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगा रखी है आपके ऊपर, आपने प्रीवियस में कोई फ्रॉड तो नहीं कर रखा है कंपनी ने।
नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, दैट मीन्स क्या आपने किसी से लोन लिया है क्या? अगर कंपनीज में आपने किसी भी पर्सन से किसी भी तरीके का कोई लोन ले रखा है तो क्रेडिटर्स क्या बोलेंगे कि भाई डिविडेंड तो बाद में डिक्लेयर कीजिएगा, पहले आप हमारा पेमेंट कीजिए, पहले आप हमारे इंटरेस्ट का पेमेंट कीजिए, ठीक है। जब तक आप क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर देते तब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि पहले हमें आउटसाइडर्स लाइबिलिटी का पेमेंट करना होता है, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना होता है, उसी के बाद ही हम शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस में वर्कआउट करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, दैट मीन्स अब देखिए यहाँ पे मेरे को अपने फाइनेंस की प्लानिंग करनी है, क्योंकि जब भी कोई भी काम किया जाता है स्टार्टिंग में तो उसकी प्लानिंग की जाती है कि भाई कैपिटल मेरे पास अरेंज हो चुकी है, अब मुझे कहाँ इसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कैसे मेरा बिजनेस रन होगा, कितनी कैपिटल मेरे को बिजनेस में आज लगानी है और कितनी फ्यूचर में लगानी है। तो ये सारे डिसीजंस मेरे को किसके अंदर लेने पड़ेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स यहां मैं डिसाइड करूंगा कि कितना डेब्ट होगा और कितना इक्विटी होगा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर मेरे को राइट फ्रॉम द बिगनिंग डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजीशन, दैट मीन्स कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, कंपनी के पास फंड्स कितनी जल्दी आ जाते हैं। जैसे हमने अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी देखा है कि भाई कितनी जल्दी कंपनी का कैश रोटेट हो रहा है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बिजनेस के अंदर वो कितनी जल्दी मेरे को रिटर्न होकर आ रहा है, वो कैश फ्लो पोजीशन होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट मीन्स जो इंटरेस्ट पे मैंने लोन लिया है मार्केट में, क्या मेरा प्रॉफिट उसको कवर कर पा रहा है, क्या उससे ज्यादा रेट से मैं प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूं क्या, वो चीज भी मेरे को देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, दैट मीन्स जो डेब्ट मैंने लिया है, जो लोन मैंने लिया है, क्या मैं उसका इंटरेस्ट पे कर पा रहा हूं, क्योंकि जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, डिबेंचर्स एक लोन डॉक्यूमेंट होता है, हमने पढ़ा है अपनी 11th क्लास में भी, तो जब कंपनी डेब्ट या डिबेंचर्स इशू करती है तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। तो कम से कम मेरे पास इतना प्रॉफिट तो हो कि मैं उस इंटरेस्ट को पे कर सकूं। ऑल्दो मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात अभी नहीं कर रहा, प्रिंसिपल अमाउंट हमें अभी पे नहीं करना, लेकिन अभी क्या पे करना है? इंटरेस्ट। नेक्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पर मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है, राइट। मैंने किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, वहां से मेरे को कितनी इनकम हो रही है, वो क्या होता है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ डेट, बेसिकली जब लोन लिया जाता है तो उसकी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड की जाती है, ठीक है, कि भाई बैंक आपको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रही है। हम देखते हैं पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, या अलग अलग तरीके से जब हम लोन लेते हैं मार्केट से तो उसकी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। साथ के साथ जब हम लोन लेते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस भी होते हैं, वो सारी चीज किसके अंदर आती है? कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर। नेक्स्ट टैक्स रेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या टैक्स रेट चार्ज कर रही है, किस पे? प्रॉफिट पे, इनकम पे, डेट पे, वो सारी चीजों पे क्या टैक्स रेट चल रही है, उसी के बेसिस पे मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि इक्विटी बेटर रहेगा या फिर डेट बेटर रहेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बेसिकली इक्विटी शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो उसके लिए कंपनी को बहुत सारी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। जैसे कंपनी को एडवर्टीजमेंट करना है, कंपनी को अपने एप्लीकेशंस प्रिंट करवानी है, कंपनी को ब्रोकर्स अपॉइंट करने हैं, ठीक है, कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ इशू के पास रजिस्टर होना है, कंपनी को आरओसी की परमिशन लेनी है। तो ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने के लिए क्या करने पड़ता है? मेरे को हर पॉइंट पे एक कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, या फिर जिसे हम फीस भी कह सकते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ही कंपनी इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर पाती है। नेक्स्ट फ्लोटेशन कॉस्ट, जो हमने पढ़ा था। भाई फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो इक्विटी शेयर्स इशू करने में काम आ रही है, राइट। जब मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा, जो कॉस्ट मेरी लगेगी उस इक्विटी शेयर्स को इशू करने में, वो मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट होगी। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि कंपनी कितनी फ्लेक्सिबल है इक्विटी और डेब्ट के अंदर, ठीक है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कंपनी के अंदर, कंपनी अपने प्लान्स को कितनी इजीली चेंज कर सकती है, तो वो चीज क्या होगी? फ्लेक्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट कंट्रोल, दैट मीन्स जो बिजनेसमैन है उसका बिजनेस के ऊपर कंट्रोल कितना है, ठीक है, वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट मीन्स क्या लॉ फ्रेम किए गए हैं मेरे बिजनेस के लिए, क्योंकि आपको पता है जैसे हम कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं,
तो वो सारे क्या है, लीगल फ्रेमवर्क, दैट मीन्स लॉ फ्रेम किए गए हैं एक बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हो तो ये सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या है, ठीक है, क्या स्टॉक मार्केट बुलिश है या बियरिश है। बुलिश मतलब क्या स्टॉक मार्केट अच्छी पोजीशन पे है, ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक मार्केट में, लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर लोग बाग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाह रहे, वो अपने पैसे को अपने पास बचा के रखना चाह रहे हैं। उस पर भी आपका कैश फ्लो या आपका बिजनेस एक्टिविटीज डिपेंड कर सकती हैं, क्योंकि जितनी सिक्योरिटीज सेल होंगी उतना ही फंड्स कंपनी के पास अरेंज होगा। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दी अदर कंपनीज, ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी कि भाई जो मेरी कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं उन्होंने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बना रखा है, उन्होंने कितना पैसा तो इक्विटी का लगा रखा है और कितना डेट का लगा रखा है। आप भी सेम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं जो आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी ने कर रखा है, राइट। नेक्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल। देखिए फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होगी जो बिजनेस एक बार लगाएगा और बिजनेस जब तक कंटिन्यू रहेगा वो कैपिटल वहां पे इन्वॉल्व रहेगी। जैसे मैंने मशीनरी परचेज करी, बिल्डिंग परचेज कर ली, ठीक है, तो दूसरी बात उसके बाद जो भी मैंने इक्विपमेंट्स परचेज करे हैं तो वो सारी कैपिटल क्या हो गई, फिक्स्ड कैपिटल हो गई। जब तक मेरा बिजनेस रन करेगा ये सारी कैपिटल उसमें इन्वॉल्व रहेगी, मैं कभी भी बिजनेस क्लोज डाउन होने से पहले इस कैपिटल को विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। Now what are the factors affecting the requirement of fixed capital? That means first one is nature of the business. आपका बिजनेस किस तरीके का है, क्या आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर रहे हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होने वाली। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज कितनी बड़ी हैं, कितना डाइवर्स है आपका बिजनेस, क्या आपका बिजनेस एक छोटे से रूम में से ऑपरेट हो रहा है या आपने पूरा प्लांट एस्टेब्लिश किया हुआ है, उस पर भी आपका कैपिटल डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना छोटा बिजनेस होगा उतनी कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ टेक्निक्स, क्या आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे जा रहे हो या लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट कम है, कैपिटल इंटेंसिव दैट मीन्स मशीनरी पे ज्यादा डिपेंडेंट हो, कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि लेबर से तो मैं ज्यादा काम करवा सकता हूं कम पैसा देकर, लेकिन मशीनरी जब की बात आती है तो मशीनरी पे मेरे को बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, दैट मीन्स जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो वो कितने टाइम में अपग्रेड हो जाती है, करना मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। मशीनरी कितनी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है आपकी, उस पर भी आपकी कैपिटल डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर मेरे को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना है अपनी मशीनरी को तो उसमें कैपिटल लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, दैट मीन्स जो मैं बिजनेस में कैपिटल लगा रहा हूं क्या वो कैपिटल इन्वेस्ट करना मेरे लिए फ्रूटफुल होगा, क्या बेनिफिशियल होगा वो इन्वेस्टमेंट करना, क्या उससे मेरे को कुछ रिटर्न मिलेगा, वो चीज भी देखनी है। डाइवर्सिफिकेशन, दैट मीन्स जब हम अपने बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं या अपने बिजनेस को नए एरिया में ऑपरेट करते हैं तो उसे बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। हमने बहुत बार एग्जाम्पल देखा है आईटीसी का, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन कब किया जाता है, जब बिजनेस का पुराना कोई प्रोजेक्ट है या पुराना कोई प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो चुका है, कंज्यूमर उसकी डिमांड करता है मार्केट में, वो इजीली सेल हो जाता है, तभी तो मैं डाइवर्सिफाई कर पाऊंगा। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ इंट्रोड्यूस कर दिए और एक भी सेल नहीं हो रहा तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो लॉस वाली सिचुएशन हो गई। तो कंपनी का जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में चल जाता है या वो सेल होने लग जाता है तभी कंपनी क्या करती है, डाइवर्सिफाई, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, दैट मीन्स क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं आपके पास कैपिटल अरेंज करने की। मनी लेंडर्स, बैंक्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, इन्वेस्टर्स, ये सारे आपके क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं फंड्स को अरेंज करने, राइट। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशंस मींस जब कोई भी दो कंपनीज आपस में मर्ज होकर बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखा था हीरो होंडा, राइट, मारुति सुजुकी, अपना बेस्ट प्राइस, भारतीय वॉलमार्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कोलैबोरेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक इंडियन कंपनी होती है और एक फॉरेन कंपनी होती है। फॉरेन कंपनीज टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती हैं और इंडियन कंपनीज लेबर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। दोनों कंपनीज कोलैबोरेट होकर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो किस लेवल का कोलैबोरेशंस आप बिजनेस में कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में लगा सकते हो, वो चीज़ भी आपकी कैपिटल डिपेंड करती है उसके अकॉर्डिंग। Now the next term is working capital. Working capital means मेरे बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जो कैपिटल लगाई जाती है उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल,
राइट। जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है, ठीक है, किसी भी कोई भी छोटे मोटे मेरे को रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द बिजनेस, मीन्स आपका बिजनेस किस तरीके का है, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे है, या फिर बिजनेस इस तरीके का है कि भाई बिजनेस सीजनल चलता है मेरा, ठीक है, तो उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी के 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस वही सेम चीज है, रिपीट की गई है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस कितना बड़ा, कितना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है आपका, वो आपको देखना पड़ेगा। बिजनेस साइकिल, दैट मीन्स जो पैसा मैं लगा रहा हूं बिजनेस के अंदर वो कितनी जल्दी रिटेट होकर मेरे पास वापस आ जाता है। कैसे? मैंने इन्वेस्टमेंट किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स कंज्यूमर के पास गया और कंज्यूमर ने फाइनली उसका पेमेंट किया। तो जब पेमेंट कंज्यूमर ने किया तो जो कैपिटल मैंने लगाई थी वो घूम फिर के किसके पास आ गई, मेरे पास आ गई। तो बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करेगा आपकी वर्किंग कैपिटल। अगर सारा ट्रांजेक्शन्स कैश में हो रहा है तो आपकी बिजनेस साइकिल्स बहुत छोटी होने वाली है, आपको फंड्स की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने में क्रेडिट फैसिलिटीज देनी पड़ रही है, उधार पे गुड्स देना पड़ रहा है, तो आपकी बिजनेस साइकिल्स क्या हो जाएंगी, लॉन्ग हो जाएंगी। आपको फंड्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, आप जल्दी से फंड्स रिकवर नहीं कर सकते। सीजनल फैक्टर्स, जैसे कि हमने बात करी कि भाई अगर मेरा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ सीजन में ही वर्कआउट करता है, जैसे मैं बात करूं शुगर केन, वुलन क्लोथ्स, ये सब क्या है, सीजनल चलते हैं, ठीक है। 2, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ये अपना काम करते हैं और उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम्स, रेस्ट ऑफ द जो हमारा ईयर है उसमें कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती। तो जब हमारा सीजन होगा, जिस टाइम हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, उसी टाइम हमें क्या कर पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। प्रोडक्शन साइकिल, दैट मीन्स किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है और कितनी जल्दी प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। कितना प्रोसेस लगता है मेरा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में, कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा मेरा वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउड, दैट मीन्स आपको क्रेडिट कितना अलाउ हो जाता है, दैट मीन्स कितने लोग आपको क्रेडिट पे गुड्स दे देते हैं। जब भी आप किसी भी बायर से या कोई भी सेलर से आप गुड्स परचेज करते हो तो कितना क्रेडिट पे आपको गुड्स मिल जाता है, उधार कितना गुड्स मिल जाता है, उस पर भी आपके वर्किंग कैपिटल। क्योंकि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स मेरे को क्रेडिट पे मिल गया तो मेरे को कैपिटल इन्वॉल्व करनी ही नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को वही गुड्स कैश में खरीदना है, कैश में परचेज करके लेकर आना है, तो मेरे को कैपिटल की डेफिनेटली जरूरत पड़ी। क्रेडिट अवेल्ड, दैट मीन्स आपने लोगों को कितना क्रेडिट दे रखा है, ठीक है। आपने जो गुड सेल किया क्या वो पूरा कैश में हुआ या क्रेडिट पे हुआ, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है तो आपके जो क्रेडिटर्स, जो आपने क्रेडिट पे गुड्स दिया उसमें आपकी कैपिटल ब्लॉक हो गई, ठीक है। लेकिन अगर वही गुड्स आपने कैश में सेल किया होता तो आपकी कोई भी कैपिटल ब्लॉक नहीं होती। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, दैट मीन्स कितना इफेक्टिवली या कितना एफिशिएंसी के साथ, कितनी कम कॉस्ट में आप अपना प्रोडक्शन कर लेते हो, क्योंकि अगर कॉस्ट कम होगी तभी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है बिजनेसमैन को कि कैसे मैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कम से कम कॉस्ट में कर सकता हूं जिससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, दैट मीन्स क्या मैं ऐसा कोई रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं जो बहुत स्केर्स है, बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके बारे में मेरे को सोचना पड़ेगा कि भाई कितनी क्वांटिटी में परचेज करके रखूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कोल, हमने पहले भी इस चीज़ की बात करी थी कि भाई कोल बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, नेचुरल है, कितने टाइम मिलेगा कुछ भी नहीं कह सकते। तो उसके हिसाब से मेरे को अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे कि भाई कल को ये रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, सेम कि भाई मेरा बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है, क्या मैं इन्वेस्टमेंट करे जा रहा हूं और बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही तो इस तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज करने से कोई फायदा नहीं है। अगर बिजनेस टाइम टू टाइम ग्रो कर रहा है तो ही बिजनेस करने से फायदा है, क्योंकि उसी सिचुएशन में आपका प्रॉफिट भी साथ के साथ इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन, दैट मीन्स आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मार्केट में, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका कॉम्पिटिटर्स बेटर सर्विसेज, बेटर गुड्स अवेलेबल करवा रहा है तो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा, राइट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या सर्विसेज एक कॉम्पिटिटर्स अवेल करवा रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या बेनिफिट दे रहे हैं, उसी के हिसाब से मुझे भी बेनिफिट्स देने पड़ेंगे कंज्यूमर को अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब
जब चीज़ें कॉस्टली हो जाती हैं, ठीक है, लोग को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है गुड्स को परचेज करने के लिए। तो अगर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ रही है मार्केट के अंदर तो क्या होगा, आपको ये कोशिश करनी है कि उस इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में भी मैं कम से कम कॉस्ट में अपने गुड्स को अवेलेबल करवा पाऊँ, राइट। Okay students, so this was the complete revision of our chapter number 9. I hope you have seen the previous video also. Please have a look on this revision video also so you can understand the complete chapter in the brief. This is all. Thank you and have a nice day.